अब हम लोग देखते हैं ईयर 2022 का एक्सप्लेनेशन। लास्ट ईयर 8 या 9 क्वेश्चन आए थे 2021 में जो हमने देखे थे, बट 2022 में वेटेज अगेन बहुत कम हो जाता है। आई गेस 5 या 6 क्वेश्चन है शायद इसमें। हाँ, पहला वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देख रहे हो इसके पहले वाला, पिछले साल भी हमने क्वेश्चन देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी को क्या कहा जाता था, मोंटेगू चेम्सफॉर्म रिपोर्ट। वापस उसी से क्वेश्चन आया, ये पूछ रहा है फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। अब आप आज के डेट में पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट्स की बात क्या कर रहा है। आज के डेट में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स है, 3 कैटेगरी। एक होता है यूनियन का सब्जेक्ट। यूनियन का सब्जेक्ट मतलब जिस पे लॉ कौन बना सकता है, सिर्फ यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ मोदी जी लॉ बना सकते हैं। एक होगा स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट जिस पे लॉ सिर्फ स्टेट बना सकता है, उस पर यूनियन कभी लॉ नहीं बना पाएगा। और तीसरा एक कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ऐसा स्टेट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी, बट उसमें यूनियन को भी ज़्यादा प्रेफरेंस है। पहले अगर यूनियन ने लॉ बना दिया उस पर तो वो लॉ वैलिड हो जाएगा। तो उसी टाइम पे ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये जो सब्जेक्ट हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इसका मेन ओरिजिन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल मतलब जो प्रोविंसेस होती थी, यहाँ पे भी एक था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब मान लो राजपूत लोग का एक राजपूत किंगडम था, ये हो जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और एक हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मेन था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था रिजर्व में। रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब है जिस पे सिर्फ रिजर्व लॉ है और उस पे सिर्फ लॉ जो मेन लॉ जो होगा वो सिर्फ वहाँ का हेड बनाएगा। और ट्रांसफर मतलब छोटे मोटे सब्जेक्ट जिस पे मिनिस्टर बना सकता है। बट रिजर्व सब्जेक्ट किसके लिए रिजर्व किए जाते थे, जो उस टाइम का गवर्नर जनरल होता था वही इस पे लॉ बना सकता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन से सब्जेक्ट रिजर्व में डाले जाते थे। रिजर्व का मतलब क्या देखा हमने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला पढ़िए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जी हाँ ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट पढ़िए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये क्या होता था, ग्राम सभा वगैरह। अब ये छोटे मोटे टॉपिक्स होते थे तो ये क्या करते थे, इसको ट्रांसफर लिस्ट में डाल देते थे। अब लैंड रेवेन्यू, पैसा अगेन क्या हो जाता था, इंपॉर्टेंट चीज, तो ये भी अपने हाथ में रखेंगे, और पुलिस भी। तो 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इनफैक्ट आपने अगर मान लो नहीं पढ़ के जाते तो आज के डेट में भी आप देखोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत और ये सब किसका पार्ट है, स्टेट का। स्टेट को एक्सक्लूसिवली लॉ दिया है, महाराष्ट्र अपना पंचायत लॉ अलग बना सकता है, राजस्थान अपना अलग बना सकता है, बट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू, इंडिया में मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नागपुर में कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आज भी यहाँ पे जितना चाहे वो उतना लैंड या फिर लैंड रिफॉर्म या टैक्सेशन कर सकते हो। और तीसरा पुलिस आज भी किसके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री को कौन ऑब्जर्व करता है, यूनियन गवर्नमेंट। तो आप देख लीजिए 1, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा हमारा, सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका सोर्स कहाँ से, स्पेक्ट्रम से आया हुआ था क्वेश्चन। अबाउट, अगर अगेन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी कैटेगरी में डाल सकता हूँ, अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बोला गया है। इसने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की एट द प्रोविंसेस। डायआर्की का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। डायआर्की का मतलब क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग लिस्ट बनाओगे और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग लिस्ट, इसको कहते हैं डायआर्की। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर क्या किया गया था, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप का मतलब था रिजर्व सब्जेक्ट, जो हमने देखा। रिजर्व का मतलब क्या, इसेंशियल एरियाज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट सच एज जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू। ये कहते हैं रिजर्व मतलब इसेंशियल, बहुत ज्यादा मैंडेटरी। और सेकंड क्या देखा था हमने, और ये किसके साथ थे, गवर्नर के साथ। रिजर्व सब्जेक्ट मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ या गोल करता हूँ ना, ये समझ जाना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक। हाँ, डायआर्की इसके अंदर आया था प्रोविंसेस में, ये भी इंपॉर्टेंट 2 ग्रुप, गवर्नर। और ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट क्या था, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एजुकेशन। देख लो आज के डेट में भी ये तीनों किसका पार्ट है, स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, वे आर केप्ट विद इंडियन मिनिस्टर्स। दिस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वॉज बेसिकली व्हाट दे मेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द डायआर्की। ये तो डायआर्की के बारे में, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। बट और क्या क्या इंपॉर्टेंट है 1919 के बारे में वो हम देख लेते हैं। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब क्या है, एक आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप विधानसभा कहते हो, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है जिसको आप विधान परिषद कहते हो। महाराष्ट्र में दोनों है। पहले इंडिया में 7 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों था। इसका ट्रिक भी बनाया था मैंने, ट्रिक का नाम था तू भी जाके मजे कर। ये पहले ट्रिक बनाया था मैंने, बट इसमें फाइनली क्या हुआ, जम्मू कश्मीर हट गया। T फॉर तेलंगाना, U फॉर उत्तर प्रदेश, B फॉर बिहार, J फॉर जम्मू कश्मीर,
M फॉर महाराष्ट्र और यहाँ पे K कर्नाटका, 1 2 3 4 5 6 और ये J फॉर झारखंड आएगा। हाँ झारखंड है। अब हुआ क्या, इसमें से जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो आज हमारे पास 6 स्टेट्स में दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। हाँ महाराष्ट्र है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जम्मू कश्मीर अभी इस लिस्ट में नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये था बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पे दो, जैसे अगर आप सेंटर में देखोगे, सेंटर में भी बाइकैमरलिज्म है, एक क्या है लोकसभा है और एक क्या है राज्यसभा। वैसे स्टेट में भी दो चीज है, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी जो है पहली बार इसी एक्ट के थ्रू आया था, 2 हाउसेस। एंड डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार इसी एक्ट के थ्रू आए थे। आज जो हम इलेक्शन देख रहे हैं वो इसी एक्ट का देन है, ये सब याद रखना है आपको। Thus the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of a upper house council of state। इसको आप क्या कहते हो आज के डेट में, राज्यसभा, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वेर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन क्यों लाया था, ताकि इसमें जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको, जैसे आप देखो इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होता है ना, महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, आप लोग वोट देने जाते हो, इसको डायरेक्ट इलेक्शन। इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 member of Viceroy Executive Council were to be Indian। इस एक्ट ने एक और बात कही थी कि जो वॉइसरॉय है, जो मेन ब्रिटिश का वॉइसरॉय था, उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिमम 6 में से 3 मेंबर कैसे होंगे, इंडियन। ये भी याद रखना है। अब देखो, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब तक 1909 में किसको मिला था, मुस्लिम को, हमने देखा था। इस एक्ट ने मुस्लिमों के अलावा और लोगों को दिया, किस किस को, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, जिसमें सबके लिए हट गया था, सिर्फ एंग्लो इंडियंस बच गया था। अभी भी आप अगर पढ़ते तो एंग्लो इंडियंस को सेपरेट रिजर्वेशन था, बट अब याद रखिए जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने एक्ट लाया है, अब एंग्लो इंडियन को कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है। जब आप 2024 का चुनाव करोगे तो उसमें एक भी एंग्लो इंडियन नहीं होगा। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता था, हमारे यहाँ 550, मान लो अगर 545 सीट है, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इसमें से बाय डिफॉल्ट 2 लोग कैसे होना चाहिए थे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जो ब्रिटिश आदमी यहाँ रह गया, जैसे ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने आए थे, कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में शादी कर ली होगी, हो सकता है कुछ ने यहाँ फैमिली सेटल कर ली होगी, ऐसे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह गए उनको बाय डिफॉल्ट रिजर्वेशन था, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, 2 लोग बाय डिफॉल्ट लोकसभा के मेंबर बन जाएंगे। बट इसको भी सरकार ने अभी क्या कर दिया, खत्म किया। मोदी जी ने रिसेंटली अमेंडमेंट लाया, तो अब सिर्फ रिजर्वेशन किस किस को है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को, बाकी इनको रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट महिलाओं को भी रिजर्वेशन आ गया अभी, ठीक है। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। देख लो, वोट देने का अधिकार किसको दिया था, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, ऑल लिख दिया था, और ये भी किस किस के बेसिस पे था, प्रॉपर्टी है कि नहीं, टैक्स भरते कि नहीं, और पढ़े लिखे है कि नहीं। तो उन्हीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार था जिनके हाथ में कुछ प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स भरते थे और जो थोड़े एजुकेटेड थे। नेक्स्ट, it created a new office of High Commissioner for India in London and transferred to him some of the function performed by the Secretary of State for India। ये इसी एक्ट से हमने एक नया ऑफिस भी क्रिएट किया था, और उस ऑफिस का नाम क्या था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, जिसको आज के डेट में आप लोग क्या कहते हो, एम्बेसी। मान लो आप यूरोप में गए या इंग्लैंड में गए और आपको एज अ भारतीय कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाओगे। मूवीज़ वगैरह में दिखाते ना, एम्बेसी में जाते और बताते, तो एम्बेसी आपकी हेल्प करता है, तो ये वही है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। नेक्स्ट, इसने क्या किया, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया। आज की डेट में जो आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हो, वो इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में जो एमपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, ये सारा कुछ इसी एक्ट के थ्रू पहली बार आता है। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926, और यूपीएससी कब सेटअप हुआ था, 1926 में। इस एक्ट में ही पहली बार ऐसा कहा गया था कि हर स्टेट के पास एक खुद का सर्विस कमीशन होगा, जो आईएएस आईपीएस लोगों को सिलेक्ट करेंगे, और एक यूनियन सेंट्रल लेवल पे भी होगा, और वो क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम। नेक्स्ट, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सेपरेट भी किया गया, किसको, प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। प्रोविंशियल बजट मतलब स्टेट का अलग बजट होगा और सेंटर का अलग बजट होगा। देख लो, आज के डेट में महाराष्ट्र का अपना बजट होता है और इन इंडियन गवर्नमेंट का अपना अलग बजट होता है, वो भी इसी एक्ट से आया था। एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू एनेक्ट देयर बजट। और लास्ट में इट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। और इसी ने कहा था कि एक कमीशन बनाओ, और ये कमीशन क्या करेगा, ये जो रिपोर्ट होगा इसका 10 साल बाद हमको रिपोर्ट देगा।
इसी वजह से ये एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। 1919 में 10 साल बाद मतलब क्या होता, 1929। और आप देखोगे इंडिया में कमीशन फॉर्म हुआ था जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसी को रिव्यू करने के लिए बना था। आपने पढ़ा होगा नारा गो साइमन गो बैक, जो हम देखते हैं। तो साइमन कमीशन जो था वो इसी को रिव्यू करने के लिए बना गया था। और ये साइमन कमीशन ही था जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये जो कहा गया ना एक स्टैट्यूटरी कमीशन हम फॉर्म करेंगे 10 साल बाद इसको रिव्यू करने के लिए, तो आप देखोगे साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है, 1927 में। इसी चीज़ को रिव्यू करने के लिए आता है वो। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ आज के डेट में जो हमारी गवर्नमेंट रन होती है वो 2 एक्ट से इंस्पायर्ड है। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मान के चलो 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इससे डिराइव्ड है। पहली बार 1935 में ही आरबीआई की बात की गई थी, पहली बार 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। इनफैक्ट आज जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट रन होता है वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश जो हमको दे गए थे 1935 इससे रन होता है। और 1919 से भी कुछ चीज़ें हमने ली, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि सेंट्रल बजट अलग होना चाहिए प्रोविंशियल बजट से, जैसे कि डायर की होना चाहिए, यूनियन सब्जेक्ट अलग स्टेट सब्जेक्ट अलग, जैसे कि बाई कैमरलिज्म होना चाहिए, 2 अलग अलग घर होने चाहिए, अपर काउंसिल लोअर काउंसिल जो महाराष्ट्र में भी है। ये भी हमने देखा कि लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को वोट, वैसे तो ये हट गया है, और एम्बेसी का, तो ये भी हमने वहीं से लिया है। इसे मैं कह रहा हूँ एक्ट को अच्छे से कर लो। देख रहे हो 2022 में भी एक क्वेश्चन है, 21 में भी एक क्वेश्चन है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा किसी भी एक एक्ट से। 3 एक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 1909, 1919 और 1935। अब ये क्वेश्चन है मिडाइवल इंडिया से, तो ये क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं। हाँ, ये है हमारा मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। कुछ आपको फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स दिए और आपको पूछा इसमें से कौन सा आदमी था जो गदर पार्टी से इस्टेब्लिशमेंट था। अब ये जो क्वेश्चन होता है इसको कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब आएगा तो ही टिक करोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसका बस एक ही आदमी है, राज बिहारी बोस, बाकी ये दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। अब गदर पार्टी जो था ये क्या होता है, ये थोड़ी एक्सट्रीम पार्टी है, मतलब ये बॉम्ब वॉम्ब की बातें करती है। 2 लोग थे, एक तो थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कौन थे, 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सूरत वाला जो सेशन था, और ये बहुत पीसफुल आदमी थे। दूसरे आदमी कौन है आपके, राज बिहारी बोस, बी फॉर बॉम्ब, बी फॉर बोस, तो ये बॉम्ब की बातें करते थे, ऐसे याद रखना। ये दिन भर बॉम्ब की बातें करते थे और ये एकदम वायलेंस वाले आदमी थे। और दूसरे थे घोष। घोष शांति प्रिय लोग थे और वो सूरत स्प्लिट के हेड बनते। तो गदर पार्टी से एक ही आदमी इस्टेब्लिश था, राज बिहारी बोस। आंसर हो जाएगा डी ओनली। अब हम थोड़ा डिटेल में गदर पार्टी के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अगेन गदर पार्टी पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो गदर पार्टी क्या थी वो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये क्वेश्चन अगेन स्पेक्ट्रम से उठाया गया है। राज बिहारी बोस के बारे में पहले कुछ बातें जान लो। ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, तो 5-6 बातें ये पढ़ो। एक्सट्रीमिस्ट फेज, 2 टाइप के थे ब्रिटिशर्स कांग्रेस, एक था मॉडरेट, एक था एक्सट्रीम। तो ये एक्सट्रीम फेज में थे। एक्सट्रीम लोग कैसे होते थे, वायलेंट। ही वॉज वन ऑफ द मास्टरमाइंड बिहाइंड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस था क्या था, दिल्ली में एक वॉइसरॉय पे बॉम्ब फेंका गया था, तो उसके मेन पार्ट यही थे। पार्टिसिपेट इन द गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया एंड इस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाइल इन जापान। अगेन कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु इस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जापान, आपका आंसर होगा राज बिहारी बोस। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, आर्मी और HRA, जो किसने, ये जो HRA ये इसी को बाद में नाम क्या दिया गया था, HSRA। याद रखिएगा HRA जो है इसको फॉर्म किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, और HSRA जो थे इसको किसने फॉर्म किया गया था, भगत सिंह ने। एक ही एस का फ़र्क है। ये जो HRA है इसी में एक वर्ड डाल दिया गया था सोशलिस्ट। और जब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट बन गया था तो भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव और राजगुरु ये सोशलिस्ट के पार्ट थे HSRA के, बट HRA के पार्ट थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो HRA जो है ये अक्टूबर 1924 में फॉर्म हुआ था, कहाँ पे, कानपुर में, बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सान्याल। सचिन सान्याल के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस किया था। एक्चुअली वो पर्सन का नाम था हार्डिंगे। हार्डिंगे पे उन्होंने बॉम्ब फेंका था, यस, राज बिहारी बोस ने। The first revolutionary group in Bengal was organized in 1902 in Midnapur under Gyanendranath Basu, and in Calcutta Anushilan Samiti founded by Pramota Mittal including Jatindranath Banerjee, Barendra Kumar Ghosh and others। अब इस पूरे में आपको बस इतना याद रखना है कि राज बिहारी बोस के बारे में, कि राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश की थी। वो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में पार्टिसिपेट थे और गदर मूवमेंट के मेंबर है।
HRA जो है इसको फाउंड किया गया था 1924 में कानपुर में। अब HRA के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़िए ऑप्शन ने क्या दिया, बरिंद्र कुमार घोष के बारे में और जोगेश चंद्र चैटर्जी। आपको पता होना चाहिए ये दोनों लोग किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ देखिए जोगेश चंद्र चैटर्जी ये किसके मेंबर थे, HRA। HRA कहाँ फॉर्म हुआ था 1924 में कानपुर में, और इनके साथ दो और लोग थे, एक था रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल। आप जब रंग दे बसंती मूवी देखोगे तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल ही होता है मेन कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बंगाल में। बंगाल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक ऑप्शन में क्या दे रखा है, बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष किसके मेंबर थे, अनुशीलन समिति में। और ये अनुशीलन समिति कहाँ थी, बंगाल में, और कब फॉर्म हुआ था 1902 में मिदनापुर में, ठीक है। तो ये हो गया बरिंद्र कुमार घोष के बारे में। तीनों लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मेन गदर मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। गदर मूवमेंट किसकी वजह से हुआ था, NRI लोगों के बारे में। NRI जो लोग थे जो इंडियन थे बट बाहर जाके बस गए थे, उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। जो NRI थे, आज की डेट में भी NRI, ये एक्चुअली NRIs है, NRIs स्पेशली इन कैनेडा और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ USA। अब USA जो था उस टाइम पे ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद हो गया था और कनाडा भी आज़ाद हो गया था। तो वहाँ पे जो इंडियंस थे, जो NRI थे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, उनको ऐसा लगा कि हमारे हिंदू भाई बहन परेशान हैं तो क्यों ना उनकी हेल्प की जाए। तो उन्होंने एक पार्टी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम दिया था गदर पार्टी, और वही गदर मूवमेंट रन करती थी। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द हाउस ऑफ काशीराम, अटेंडेड बाय भाई परमानंद, हरमन सिंह टुंडिलियत और सोहन सिंह भाकना। नाम ये नहीं याद रहे तो चलेगा, बट काशीराम का नाम याद होना चाहिए। इन द मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश युगंतर आश्रम, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू रिलीज अ वीकली पब्लिकेशन नोन एज गदर। गदर क्या था, एक मैगजीन था, और ये मैगजीन क्या करता, एक्सपोज करता किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए गदर जो है ये युगांतर आश्रम एक सोसाइटी थी सैन फ्रांसिस्को में, उसका मैगजीन था, और ये कहाँ पे, काशीराम ने इस्टेब्लिश करवाया था, NRI था काशीराम एक। इनकी एक्टिविटी क्या थी, क्या क्या काम करते थे गदर लोग, दे ट्राई टू स्प्रेड एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट, एंड यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हिंदू लोगों में एकता लाने की कोशिश कर रहे थे। दे इंसाइटेड द इंडियन आर्मी टू रिवॉल्ट, इन्होंने इंडियन आर्मी को भी उकसाया था कि आप अटैक कर दो ब्रिटिशर्स पे। दे ट्राइड टू एनलिस्ट द हेल्प ऑफ जर्मनी, इन्होंने हेल्प भी किसकी ली थी, जर्मनी की। और लास्ट में दे सपोर्टेड प्रोविंशियल टेम्पोररी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में गवर्नमेंट किसकी थी, महेंद्र प्रताप सिंह एंड बरकतुल्ला। इन्होंने कुछ कुछ बाहर से रह के मदद की, पहला जर्मनी की मदद ली, दूसरा अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प की, तीसरा ये आर्मी को उकसाते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट फैलाए थे इन्होंने, ठीक है। ये कुछ गदर पार्टी के बारे में, एक्टिविटीज नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बट गदर मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आ गया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन उधर वाले क्वेश्चंस में एक ऑप्शन में दिया हुआ था, हमने देखा था ऑल इंडिया 1942 वाला जो क्वेश्चन था 8 अगस्त 1942, उसमें आप देखोगे ऑप्शन डी वाला जो था क्रिप्स पे ही था। अब इस क्वेश्चन में क्या खेल कर दिया यूपीएससी ने, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे उसने गलती क्या कर दी, एक्चुअली प्रोविजन बिल्कुल सही है, बट उसमें ऐसा क्या गया था, मेंबर्स इलेक्टेड, यहाँ इलेक्टेड चाहिए था बाय द प्रोविंशियल असेंबली, एंड नॉमिनेटेड इधर चाहिए था। यूपीएससी ने क्या किया, इलेक्टेड हटा के नॉमिनेटेड दोनों में डाल दिया। वो ऐसा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन, यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर होंगे कहाँ कहाँ के, एक होगा प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली मतलब ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस थे, और एक हो जाएगा प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब मराठा, मराठा क्या हो जाएगा, प्रिंसली स्टेट, मराठा रूलर के अंदर में है तो इनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट। तो ये लाइन आपको ऐसा कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हम संविधान बनाने वाले थे उसके लिए जो असेंबली फॉर्म होने वाली थी, उसमें प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट दोनों जगह से लोग नॉमिनेट होके आएंगे, बट ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोविंस से लोग कैसे होके आएंगे, इलेक्टेड, और प्रिंसली स्टेट से कैसे होके आएंगे, नॉमिनेटेड। पूरे क्वेश्चन में बस एज वेल एज वर्ड का ही खेल था, दोनों जगह से नॉमिनेट होके नहीं आएंगे, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगला पढ़िए, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग फ्यूचर स्टेटस, बिल्कुल सही बात है। क्रिप्स प्रपोजली पहला ऐसा प्रपोजल था जिसमें बात की गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग नेशन पैदा हो सकते हैं।
इस एक्ट में ऐसा कहा गया था, पहली चीज कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और इसमें दो जगह से लोग आएंगे, एक तो प्रोविंशियल असेंबली से चुन के और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके। सेकंड इन्होंने कहा गया था इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो कंट्री फॉर्म होगी और हर स्टेट को ऑप्शन मिलेगा, पंजाब को ऑप्शन मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा, गुजरात को मिलेगा, और अगर इसमें से कोई स्टेट अगर एग्री नहीं करता है तो ब्रिटिश के साथ क्या कर सकता है, अलग से एक एग्रीमेंट साइन कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे कश्मीर अलग होने की बात करता था, ना वो इंडिया का पार्ट बनना चाहता था ना वो पाकिस्तान का, इसी एक्ट की वजह से। इसलिए आप देखोगे जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब किसी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। हैदराबाद चाहता था अलग से एक कंट्री बने, वो जूनागढ़ चाहता था अलग से कंट्री बने। इनफैक्ट जूनागढ़ गुजरात में है, भोपाल भी जो है, भोपाल भी चाहता था अलग से कंट्री बने। बट इस एक्ट ने क्योंकि ये प्रोविजन डाल दिया था, इसीलिए आप देखोगे इस एक्ट को दोनों ने साइन नहीं किया। कांग्रेस ने भी इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, मुस्लिम लीग ने भी इस एक्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अलग से कोई स्टेट एक नया कंट्री फॉर्म करे। इसलिए आप देखना जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो हैदराबाद मना कर रहा था। हैदराबाद यहाँ कहीं है। सरदार पटेल ने एक लाइन कही थी कि जो शरीर होती है ना वो किडनी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हैदराबाद क्या है, किडनी है हमारा, तो किडनी तो मैं लेके रहूँगा। इसलिए आप देखना वहाँ पे पुलिस एक्शन करवा दिया था उन्होंने, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि इंडिया के बीचों बीच एक ऐसी कंट्री जो बाहर का पार्ट हो, मतलब उसके बाजू में भी इंडिया, इधर भी इंडिया, ऊपर भी इंडिया, और हमारे बीच में एक दूसरी कंट्री। इसीलिए सेम कश्मीर के साथ भी हमारी यही प्रॉब्लम थी। कश्मीर भी चाहता था अलग होना, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया और इसने हमारा राजा हरि सिंह ने फ़ोन किया था, तब हमने हेल्प के लिए भेजा था अपने आदमी को। बट तब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन कर लिया था, इंडिया के साथ। तो आधा कश्मीर रह गया इंडिया के पास, ये वाला जो एरिया आज भी इसको क्या कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इतना एरिया इसने दे दिया चाइना को, जिसको कहते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, साशगाम वैली जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर है इसका B। इसको भी कहाँ से उठाया गया है, स्पेक्ट्रम से। अब इसका एक्सप्लेनेशन, क्रिप्स मिशन वाज एन अटेम्प्ट इन लेट मार्च 1942 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन। अब उनको इंडिया का कोऑपरेशन क्यों चाहिए था, मैंने आपको बताया था। वो लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर में अगर वो इंडिया का सपोर्ट नहीं लेते तो हो सकता है हार जाते, क्योंकि जब मैंने आपको आर्मी पढ़ाया, आपको मैंने एक और क्लास में एक दिन चीज़ बताई थी, 2 आर्मी थी। एक थी क्वींस आर्मी, क्वींस आर्मी से ब्रिटिशर्स लोग थे जो सिर्फ क्वीन की रखवाली करते थे। बट एक था ट्रूप आर्मी, ट्रूप आर्मी में सिर्फ इंडियन लोग थे और इंडियन ही जंग लड़ते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था हमारा आदमी नहीं मरना चाहिए जंग में, इंडियन मरना चाहिए। तो वो चाहते थे इंडियंस लोग जाके वर्ल्ड वॉर करें, बट इंडियन एग्री नहीं थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स झेले। तो हम नहीं चाहते थे वर्ल्ड वॉर में जाना, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर में जाए तो उन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा। इसका नाम क्यों क्रिप्स पड़ा था, क्योंकि इसको जो लेके आने वाला आदमी था उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट मिनिस्टर इन द वॉर कैबिनेट। वो इसको लेके आया था। अब इसके क्या है, कुछ कुछ मेन प्रपोजल है। मेन प्रपोजल ऑफ द मिशन वेयर एज फॉलोज। पहला, इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप। उसने कहा एक हम अलग इंडिया बनाएंगे और इंडिया को क्या मिलेगा, डोमिनेंस स्टेटस। डोमिनेंस स्टेटस मतलब इंडिया आज़ाद नहीं होगा, बट इंडिया कुछ कुछ चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। एंड इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ। और इंडिया चाहे तो अलग अलग कॉमनवेल्थ कंट्री से, कॉमनवेल्थ कंट्री कौन कौन से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके साथ अलग अलग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट इसने कहा था जब जंग खत्म हो जाएगी तो जंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वुड बी पार्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। जब देख रहे हो स्टेटमेंट, इसने क्या कहा, जब जंग खत्म हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कैसे होंगे, पढ़िए, वुड बी पार्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। देख रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली से कैसा, इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। देखिए इलेक्टेड कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबली, और नॉमिनेटेड कहाँ है, प्रिंसेस से। अब आइए और ये स्टेटमेंट पढ़िए, इसने क्या लिखा है, वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसी सेट। इसने कहा दोनों से नॉमिनेट होंगे, रॉन्ग हो जाएगा। नॉमिनेट कहाँ से होना था, सिर्फ यहाँ लिखा है नॉमिनेट होगा प्रिंसी स्टेट से, और इलेक्टेड कहाँ से होगा, प्रोविंशियल असेंबली से। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। 2 कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्ट करेगा। पहला, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। यही मैं आपको बता रहा था। ब्रिटिश ने कहा था अगर कोई स्टेट है उसको मंजूर नहीं है तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा और अलग सेपरेट स्टेट भी बना सकता है। इसीलिए आप देखोगे कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, कश्मीर का अलग झंडा था, कश्मीर का अलग राष्ट्रीय गान भी था, इसी वजह से, इसी एक्ट की वजह से ब्रिटिशर्स के।
and the new constitution making body and the British government would negotiate a treaty to effect the transfer of power and safeguard racial and religious minority। और उसने ये भी कहा था कि अगर कोई स्टेट इनसिक्योर फील करता है तो ब्रिटिश उसकी प्रोटेक्शन करेगा, ब्रिटिश इंश्योर करेगा कि इंडिया उसके साथ भेदभाव ना करे। तो इससे सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इन द मीन टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड। मेन रीजन जो था हमको नहीं साइन करना था, उन्होंने क्या कहा था, इंडिया का जो डिफेंस रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिश के। मतलब ब्रिटिश जब चाहे इंडिया के लोगों को कभी भी यूज कर सकता है वॉर के लिए, या इंडिया के डिसीजन जो भी डिफेंस के होंगे, इंडिया किससे जंग लड़ेगा किससे नहीं लड़ेगा, ये ब्रिटिश डिसाइड करेगा। हम नहीं चाहते थे कि आज़ाद होने के बाद भी हमारे मेन डिसीजन ब्रिटिश ले, इसे एक्ट को रिजेक्ट करना पड़ा। एक तो ये रीज़न, और दूसरा ये हमने कहा था कि कोई भी स्टेट अलग ट्रीटी ब्रिटिश से साइन कर सकता है। ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली ये चाहता था कि वो यहाँ से चले जाए, इसने पाकिस्तान को भी उसने इंडिया के साथ भिड़ा के रखा। वो चाहता था कोई ना कोई तरीके से इंडिया पे रूल करते रहे। अगर कोई स्टेट सेपरेट कंट्री बना लेता ना, तो देख रहे हो किसके साथ, ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट साइन करता। अगर हैदराबाद अलग कंट्री बन चुका होता तो ब्रिटिश इंडिया में ही रहती, हैदराबाद के अंदर, और इंडिया के लोगों को परेशान करती। इसलिए हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो। ये हो गया क्रिप्स मिशन के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगेन जैनिज्म का क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री। तो ये जब हम एशियंट मिडाइवल मॉडर्न करेंगे, एशियंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर करेंगे तब पढ़ लेंगे। ये भी अगेन आर्यदेव, जैना स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये भी एशियंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ये भी मंगोल इन्वेजन, मतलब ये मुगल मिडाइवल का क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह हम लोग मिडाइवल में पढ़ेंगे तब कर लेंगे इसको। ये कुलाधारन, ये भी मिडाइवल इंडिया का क्वेश्चन है। हाँ, ये है मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन। पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख रहे हो, द डच इस्टेब्लिश द फैक्ट्रीज वेयर हाउस। फैक्ट्री का पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, 2022 में भी आ गया। तो फैक्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। ये ऐसा कह रहा है, डच ने जो फैक्ट्री थी वो गजपति रूलर्स ने उनको जो लैंड दिया था उस पर इस्टेब्लिश किया था। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि गजपति रूलर्स कहाँ रूल करते थे, उड़ीसा में। और उड़ीसा में कोई भी ऐसी कंट्री, मतलब कोई भी ऐसी यूरोपियन पावर नहीं थी जिसका फैक्ट्री था। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। गजपति रूलर उड़ीसा से था, इसलिए डच वहाँ पे नहीं थे। डच जो थे वो आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है अल्फोंसो डी अल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। बिल्कुल राइट है। वैसे अगर आप पहला स्टेटमेंट रॉन्ग कर लिया ना, आपने सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। पहला जहाँ जाए उसको काट दो, यहाँ भी काट दो, यहाँ भी काट दो, यहाँ भी काट दो। ऑप्शन क्या बचेगा, सिर्फ बी, क्योंकि हमने 1 को वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। तो 2 भी राइट है और मेरा 3 भी राइट है। अल्फोंसो अल्बुकर्की ही था जिसने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर सल्तनत से। अल्बुकर्की कौन था, जब आप पोर्तुगीज़ पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने 3 लोगों के बारे में बताया था। एक था अल्बुकर्की, एक था डी अल्मीडिया और एक था नीनो दा कून्हा। अल्बुकर्की सेकंड पर्सन था जो पोर्तुगीज़ वॉइसरॉय था, और इसी ने गोवा को बीजापुर से अलग किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा राइट। और तीसरा कह रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड द फैक्ट्री एट मद्रास। हमने देखा था फैक्ट्रीज वाले टाइम पे ही मद्रास में एक फैक्ट्री थी, और ये उन्होंने कहाँ से लीज किया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही। साउथ में कौन थी, विजयनगर, तो विजयनगर से उन्होंने लैंड लिया था। आंसर हो जाएगा बी ओनली। आते इसके एक्सप्लेनेशन पे। आंसर इसका बी है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ दिया हुआ है, बिपिन चंद्र में दिया है, मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड वॉज फॉर्म्ड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या कहा जाता है, डच। ठीक है, तो यूनाइटेड जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका EEIC कहते थे, जो डच थी उसको UEIC कहते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड में फॉर्म हुई थी एंड गिवन परमिशन बाय द डच गवर्नमेंट टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया। डच की जो कंपनी थी उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डच गवर्नमेंट से परमिशन लेके आई थी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की थी, मसूलीपट्टनम। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और कौन से साल में, 1605। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री पे 2 बार क्वेश्चन आ गए तो नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। दे वेंट ऑन टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड दस बिकेम अ थ्रेट टू पोर्तुगीज। उन्होंने अलग अलग जगह फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और उनका मेन राइवल कौन था, पोर्तुगीज। कहाँ का इस्टेब्लिश किया, नागापट्टनम में। नागापट्टनम कहाँ पे, मद्रास चेन्नई में। फ्रॉम द पोर्तुगीज एंड मेड इट देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन साउथ इंडिया। तो देख लो उड़ीसा कोई भी जगह है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अल्फोंसो दो अल्बुकर्की सर्व्ड एज अ वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज, जो मैंने आपको बताया। फ्रॉम 1509 टू 1515 ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज। ये रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है इसको, पोर्तुगीज पहली बार इंडिया में कैसे आए थे, समुंदर के रास्ते। समुंदर के रास्ते आए थे तो उनको ये समझ में आ गया था कि अगली बार वापस कोई कंट्री आएगा यूरोप से, तो कहाँ से आएगा, समुंदर के रास्ते। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, समुंदर में एक एरिया डिफाइन कर दिया और कहा जो भी कंट्री का शिप यहाँ से जाएगा वो हमको क्या देगा, टैक्स।
अब इतना पैसा इनको आने लग गया क्योंकि द मोमेंट इनको पता चला इंडिया एक कंट्री है, यूरोप की अलग अलग कंट्री आने लग गई, इंग्लैंड आने लग गई, सॉरी इंग्लिश आने लग गई, ब्रिटिशर्स, डच आने लग गया, डैनिश आने लग गया, फ्रेंच आने लग गया, सबके सब पैसा किसको देते थे? पोर्तुगीज पावर को। ठीक है, तो ये मेन काम इसने किया था, इसलिए इसको कहा जाता था मेन फाउंडर। इसके पहले जो आया था अल्मीडिया, एक्चुअली उसने भी निकाला था अल्मीडिया। जब आप अपने नोट्स देखोगे मैंने आपको लिखवा है अल्मीडिया जो था उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, और ब्लू वाटर पॉलिसी को ही इसने अल्बुकर्क ने चेंज करके क्या कर दिया? कारताज सिस्टम, और कारताज सिस्टम में टैक्स बढ़ा दिया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का ही रिफॉर्मेशन है। ठीक है, ही सिक्योर्ड फॉर द पोर्टुगल, ये देखो, ही सिक्योर्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशन बाय इस्टेब्लिशिंग बेसिस ओवरलुक ऑल द एंट्रेंस टू द सी। इसने क्या किया? इंडियन ओशन में, इंडिया के जो नीचे ओशन है उसके बियॉन्ड अपने बेसिस लगा दिए। किसी भी कंट्री का शिप जाएगा, पैसा किसको देगा? पोर्तुगीज को। इसलिए आप देखोगे पोर्तुगीज नेवी में भी बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए ये आज तक नेवी में इनको कोई नहीं हरा पाया था। जितने भी कंट्रीज थे अब लैंड पे जब लड़ने लग गए इनसे, तो आप देखोगे पोर्तुगीज इंडिया छोड़ के चले गए थे क्योंकि लैंड पे बहुत कमजोर थे, बट नेवी में बहुत स्ट्रांग थे ये। नेक्स्ट आप पढ़ोगे अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा एक्वायर किया था, किससे? बीजापुर से 1510 में। ये हमारा सेकंड ऑप्शन था, बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन अंडर यूरोपियन टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एंटर्ड द मद्रास एंड एंटर्ड अ ट्रीटी विथ नेटिव चिफ्टियंस ऑफ द लैंड टू चूज द, ये सब तो टाइम पास है। हाँ, ये देखो उन्होंने 1639 में मद्रास के साथ एक लैंड लीज पे लिया था विजयनगर एम्पायर के, और विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाता था? नायकास। ओरिजिनली एन इनहैबिटेड लैंड, फ्रांसिस द सुपीरियर, कोकोनट ब्रिटिश, ये भी काम करना है। तो बस आपको याद रखना है कि हाँ, विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाता है? नायक। ब्रिटिश ने उनसे टेरिटरी ली, और अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगी, अगेन इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एक नोट भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये नोट में आपको बता रहा हूँ मैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे अगर स्टेटमेंट 1 का जो है उसके लिए क्रोनोलॉजी लगता। क्रोनोलॉजी अगर आपको पता तो जो टाइमलाइन कहते हैं, जैसे कि हिंदू गजपति रूलर, क्वेश्चन लिखा होता है गजपति रूलर ने टेरिटरी दी थी। गजपति रूलर कब से कब थे? 1435 से 1541, रूल्ड ओवर कलिंगा, ओडिशा। अब यहाँ आप चेक कीजिए, डच ने पहली बार इंडिया कब आए थे? 1605 में। गजपति रूलर कब चले गए थे? 1514 में। जब गजपति रूलर चले ही गए 1550 के पहले, तो कहाँ से डच को टेरिटरी देंगे? इसीलिए अगर ओडिशा में कोई फैक्ट्री होती भी तो रॉन्ग हो जाता स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। अगर क्वेश्चन ये नहीं लिखता ना, बस क्वेश्चन में इतना लिखा होता द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड, तो स्टेटमेंट हो जाता राइट, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। बट क्योंकि उन्होंने कहा ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि गजपति रूलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। गजपति रूलर जो थे ये इस टाइम तक रूल करके गए, ये कलिंगा में, उड़ीसा में रूल करते थे। कलिंगा अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अशोक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, बुद्धिज्म का सबसे ज़्यादा काम अशोक ने कलिंगा वाले एरिया में किया था। लार्ज पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल मध्य प्रदेश। ठीक है, वेयर द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, 1605। हाँ, मछलीपट्टनम, वही मैंने इनको बताया था कि मसूलीपट्टनम को आज के डेट में मछलीपट्टनम कहते हैं। बहुत सारे नाम चेंज हो गए, जैसे आप देखना एक क्वेश्चन में बारूच लिखा हुआ था ऐसा, ठीक है, बट ये क्या है? आज के डेट में भारूच हो गया है ऐसा। इनफैक्ट एक और जगह है, उसका नाम ही उन्होंने वो डाल दिया, रुको, मतलब इंडियंस वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे तो ब्रिटिश जो बोलते थे वही नाम दे दिया। मैं बताता हूँ उसको, वो याद नहीं आ रहा है, बहुत फ़नी नेम है उस जगह का, मतलब ब्रिटिशर्स बोलते थे और हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको वो जगह, जैसे कैलकाटा भी जो है ना, आज की डेट में आप देखो हम लोग क्या बॉम्बे ब्रिटिशर्स नाम देके गए, बट हमने इसको क्या कर दिया? मुंबई। वैसे आप देखोगे कोलकाता को पहले ब्रिटिशर्स क्या कहते थे? कैलकाटा, ऐसा, क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ये अगेन अशोका की कुछ साइट है, और ये कहाँ कहाँ ये आपको बताना है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये भी हम बाद में करेंगे। और ये भी क्या एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, नानुका, चंडेला, जया शक्ति, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का है। और ये क्वेश्चन भी कहाँ का है? एंशिएंट साउथ इंडिया का है, तो ये भी जब हम एंशिएंट करेंगे तो उस टाइम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला भी क्वेश्चन कह रहा है, योग वशिष्ठ एक बुक लिखी थी और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था निज़ामुद्दीन पानीपति ने, किसके टाइम पे? चारों मुगल टाइम के रूलर है। मिडाइवल इंडिया का क्वेश्चन है, जब मिडाइवल करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसको कर लेंगे।
ये देखो यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन पूछा था आपसे वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू रामानुज की, जिसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया हैदराबाद में, उसके बारे में स्टेटमेंट बताइए। अब रामानुजाचार्य जो थे ये 600 BC के टाइम पे थे, समझ रहे हो, इतने पुराने, बट इन पे क्वेश्चन क्यों आया, मोदी जी ने इनको एक स्टैचू रिलीज कर दी। यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई पर्सनैलिटी है, जैसे सावरकर के नाम पे हमने कोई जगह का नाम रख दिया, जैसे अभी रिसेंटली देखो इतवारी का भी स्टेशन है, उसको किसके नाम पे कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया। तो ये तो छोटी बात है इतवारी का स्टेशन, बस अगर मान लो कोई बड़े लेवल पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हमने कुछ कर दिया तो नेक्स्ट पोटेंशियल क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस होगा यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब हम करेंगे तब देख लेंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आया है, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। देख रहे हो सर्किट हाउस कहाँ ओपन किया था, सोमनाथ टेम्पल पे, तो क्वेश्चन कहाँ आ गया, सोमनाथ टेम्पल के बारे में। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन अभी मतलब मोदी जी अभी कहाँ गए थे, राम मंदिर में, लिख के ले लो, इस साल यूपीएससी में एक क्वेश्चन आएगा, राम मंदिर पे नहीं भी आएगा तो किस पे आएगा, नागरा स्टाइल पे, क्योंकि नागरा स्टाइल क्या है, राम मंदिर इसी स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए अयोध्या टेम्पल पे या फिर नागरा स्टाइल में, जिस स्टाइल में वो टेम्पल बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो ना, एक क्वेश्चन ये हो गया प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड, मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है वो। ये जब इसकी भी कुछ ट्रिक्स है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अगर नहीं पता तो ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा, इन दोनों को जब एंशिएंट करेंगे उससे हो जाएगा। हो गया हमारा ये भी ख़त्म, अब बस सिर्फ 2023 का रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।